आशा परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर किरण मार्टिन है। अधिकतर आप लोग मुझे जानते हैं, पर हो सकता है कि कुछ लोग मुझे नहीं जानते। मैं एक बाल रोग विशेषज्ञ हूँ और आशा संस्था की स्थापना मैंने ही करी थी 1988 में, और अब 34 सालों से ये संस्था आपकी सेवा में झुग्गी बस्तियों में लगी हुई है। और मैं आज जो है आप सब लोगों से कोविड-19 की जो महामारी है उसके बारे में थोड़ी बातचीत करना चाहती हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि 2 साल हो गए हैं और हो सकता है आप लोग निराश हो गए हों, हो सकता है आपने आस खो बैठी हो कि इतना समय हो गया है, हमारे लिए बहुत कठिनाई का टाइम निकला है। और पहले एक लहर आई, उसके बाद दूसरी आई, अब तीसरी आई है। लोगों के पास नौकरी नहीं है, लोगों के पास में घर में जितना खाना होना चाहिए उतना नहीं है। और मैं जानती हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ही बर्दाश्त के बाहर उनकी चीज़ें हो गई हैं। और दूसरी बात है, ये हर तरफ से गलत-गलत आवाज़ें, नकारात्मक आवाज़ें हमारे कानों में आती हैं, कि बहुत बुरा होने वाला है, हम इसमें से कभी निकल नहीं सकते। और ऐसी आवाज़ें जब हम सुनते हैं तो हमारी अंदर की जो ताकत है, ऊर्जा है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और हम अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा थकावट महसूस करते हैं। अ, और आप तो जानती हैं कि मैंने आशा संस्था का नाम आशा इसलिए रखा क्योंकि मैं हमेशा से ही जानती थी कि एक आशा ही है जिस पर हम अपने जीवन को आधारित कर सकते हैं। आपको याद होगा इतने साल पहले जब मैं आई थी सबसे पहले बस्तियों में 1988-89 में, कितना बुरा हाल था। उन दिनों को आप याद करो, बच्चे सब जगह मर रहे थे, इतनी ज़्यादा बीमारी थी। और ये जो बस्ती थी वहाँ तो इंसानों को रहने लायक जगह नहीं थी ये। और मैं जानती हूँ कि जितना भी पैसा लोगों के पास था वैसे ही बहुत कम होता था, लेकिन वो दवाइयों पे खर्च कर देते थे। कभी जो लोकल आरएमपी है उनकी बस्ती में वहाँ आप चले जाते थे। और ये भी फ़र्क नहीं पता था कि असली डॉक्टर कौन है, आरएमपी कौन है, जहाँ भी मिल गई दवाई वहाँ चले गए और लोगों ने हज़ारों लाखों रुपए बीमारियों पे खर्च किए हैं। और आपको याद होगा वो दिन जब बच्चे कूड़ेदान में बीनते थे और स्कूल नहीं जाते थे। कोई जूते पॉलिश करता था, तो कोई लाइट के ऊपर सामान बेचता था। और बहुत से बच्चे थे जो शराब है, ड्रग्स है, बुरी आदतें हैं, गालियाँ हैं, इन सब चीज़ों में भी थे। अब उनकी भी क्या गलती है, वो माहौल ही ऐसा था। आपको याद होगा जब औरतें बिल्कुल ही अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी और इतना घबराती थी, हमेशा साड़ी का पल्लू चेहरे के सामने रहता था। और आप अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। बहुत सी ऐसी कहानियाँ भी हैं जब महिलाओं ने बहुत ज़ुल्म भी उठाए हैं अपने घरों में, कई लोगों से। और तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स थी, मैं बोलती जाऊँगी तो प्रॉब्लम्स का तो कोई अंत नहीं था। मैं ये नहीं कहती कि अभी भी नहीं है, लेकिन पहले से और अब में कितना फ़र्क आ गया है। हमने इतना बदलाव देखा है अपनी बस्तियों में। और बहुत सारी मुसीबतें मुसीबतें आपके सामने आईं, अ, चाहे वो प्रधानों के थ्रू हो या फिर जो लोकल नेता होते हैं या फिर जो हमारे सरकारी अधिकारी हैं। आपको तो कई किस्से याद होंगे। मुझे वो दिन याद आ रहे हैं जब थोका नंबर 8 में पूरी बस्ती को बिल्कुल तोड़ दिया गया था और लोग रोड पे रह रहे थे। उस समय पर कितना दुःख उठाना पड़ा आप लोगों को, कितने महीनों तक। और खाने के लिए नहीं था, आप रोड पे खाना बनाते थे। और फिर एक समय आया जब हम सबने मिलकर मेहनत करी और फिर सावधागेरा में आपको प्लॉट मिले, आपको मैंने बैंक से लोन दिलाया और फिर आपने अपना अपना घर बनाया और आज वो कॉलोनी कितनी सुंदर हो गई है। लेकिन उस चीज़ को कितना समय लगा। अगर हमारे सामने आशा नहीं होती, तो हम सोचते हैं कि अब तो घर टूट गया, अब कुछ नहीं हो सकता,
अब तो हमें अपने गाँव वापस जाना पड़ेगा या कहीं किराए पे कुछ लेना लेकर और अपने दिन गुज़ारने होंगे। लेकिन हमने बिल्कुल भी मेहनत छोड़ी नहीं। हम लगातार मेहनत करते रहे और आपकी मेहनत से और मेरी टीम और मेरी मेहनत से मैं ये कह सकती हूँ कि हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदली है, बस्तियों के अंदर इतने सालों में। और आप तो जानते ही हैं कि कुछ जो बस्तियाँ हैं, इतना फ़र्क आ गया है कि आप तो पहचान भी नहीं पाओगे कि पहले कैसी होती थी और अब कैसी है। तो हमारे पास बहुत सी अच्छी यादें भी हैं, बहुत अच्छा समय भी हमने निकाला है। बहुत बार हमने अ, खूब जश्न भी मनाए और बहुत खुशियाँ भी इकट्ठे हमने मनाई हैं और नाचा भी है, गाए भी हैं और हम त्योहारों को भी मनाते हैं। हम जो भी चीज़ अच्छी कोई होती है तो उसके लिए हम सोचते हैं कि उस समय को हम कैसे मनाएँ। तो हम उन लोगों में से नहीं है जिन्होंने बिल्कुल ही हाथ पे हाथ धर के हार मान ली हो। ऐसा हमने कभी किया ही नहीं, चाहे कितनी मुश्किल हमारी समस्याएँ क्यों ना हो। अब ये सब बहुत अच्छा चल रहा था। कई जगह लोगों को प्लॉट भी मिल गए, कई जगह बस्ती में बहुत सारा सुधार आ गया, यहाँ तक कि बच्चे कॉलेज जाने लग गए, यूनिवर्सिटी जाने लग गए और कुछ बच्चे जो है वो उनको मैंने बाहर भी भेज दिया पढ़ने के लिए। तो ये तो कमाल की बातें हुई इतने सालों में और फिर अचानक से 2020 में ये महामारी आ गई। अचानक से कुछ आपको होश ही नहीं था और मेरे को भी वो दिन अभी भी याद है जब पुलिस वाले 24 मार्च को जब अनाउंस हुआ था लॉकडाउन उसके बाद में बिल्कुल आपको घर से निकलने नहीं दिया और बड़े दुःख उठाए सब लोगों ने। फिर उसके बाद में जैसे थोड़ा ठीक होने लग गया तो फिर दूसरी लहर आ गई, उसमें हर जगह मौत ही मौत थी। लेकिन आप याद करो, पहली लहर में भी जिस दिन लॉकडाउन हुआ था उसके अगले दिन ही हम आ गए थे तुम्हारे पास। मैं खुद भी आई थी, मेरी टीम के लोग भी आए थे और जल्दी-जल्दी हम लोगों ने सारे इंतज़ाम किए और राशन भी दिया और मास्क भी बाँटे, सबको बताया भी कि क्या करना है। और फिर जब दूसरी लहर आई, कितने लोग मर रहे थे। आपको याद होगा चारों तरफ लोग मर रहे थे। अस्पतालों में मर रहे थे, अस्पतालों के बाहर मर रहे थे, बेड नहीं होता था किसी को, लोग अपने घरों में मर रहे थे। लेकिन आपको उस समय में भी मैंने और मेरी टीम ने नहीं छोड़ा। हमारे वॉरियर्स सब आपके पास आए थे, मेरी टीम आई थी। हम लोगों ने आपका इलाज घर के अंदर किया था, ऑक्सीजन भी घर में दिया, दवाई भी घर में दी, सुइयाँ भी घर में लगाई और आप सारे ठीक हो गए। आप सोचो कि आज आप ज़िंदा हैं, ये अपने में बहुत बड़ा चमत्कार है, जबकि कितने लोग शहर में मरे हैं, आपको पता है। और मैं तो सोच रही थी अब ठीक हो गया, अब टीका भी हमने लगा लिया सबको और कई लोगों को लगता भी जा रहा है। आपको पता है कि आजकल वैक्सीनेशन कैंप सभी जगह हो रहे हैं बारी-बारी से और मैंने सोचा कि अब ठीक है, अब सभी कुछ धीरे-धीरे सही हो रहा है और फिर अचानक से फिर ऐसा हुआ तो अब तीसरी लहर आ गई है ओमिक्रॉन की। तीसरी लहर जब आई है तो अब घर-घर में लोगों को खाँसी है, लोगों को जुकाम है। फिर दिल्ली सरकार ने कह दिया कि अब कर्फ्यू होगा सैटरडे संडे को और फिर बाकी पूरे हफ्ते में ऑड इवन चलेगा। तो फिर मुझे पता चला कई जगहों से कि लोगों के पास में काम नहीं है और अगर है भी तो थोड़ा ही काम है, पूरा-पूरा काम नहीं है। घर में फिर से समस्याएँ वापस आने लग गई, ये तीसरी लहर की वजह से। तो मुझे बहुत दुःख हुआ जब मैंने तीसरी लहर के बारे में सुना। मैंने बोला कि अ, ये तो मैंने सोचा नहीं था ऐसा होगा। पर फिर थोड़ी देर के लिए मुझे भी थोड़ी निराशा हुई और मैं सोच रही थी आपके बारे में कि आप कितने थक गए होंगे इन सब चीज़ों से और आपको शायद लग रहा होगा कि पता नहीं मुझे कब नौकरी मिलेगी और आप क्या पता ये सोच रहे हो कि बहुत हो गया, अब मैं तो इसके आगे ना सोच सकता हूँ, ना सोच सकती हूँ। पर मुझे आया कि इतने सालों में हमने कभी आशा नहीं खोई है, अब हम क्यों खोएँगे? हम किसी भी हालत में आशा नहीं खो सकते, हम गिव अप नहीं करेंगे। जहाँ तक काम का सवाल है, कोई हो सकता है आपको पहले 10,000 दे रहा हो, अब कह रहा है मैं 8 दूँगा। कोई हो सकता है आपको 8 दे रहा हो, अब कह रहा है 6 दूँगा। कोई हो सकता है आपको 15 दे रहा हो, अब कह रहा है अब हम 10 या 12 अरे उसको ले लो, जो कुछ भी मिल रहा है उसको ले लो।
आप ये मत भूलो कि आपके अंदर बहुत सारे गुण हैं, आपको बहुत सारे काम आते हैं, इतने समय तक आपने जो कुछ भी आपके अंदर काबिलियत है, उसी के हिसाब से तो कमाया है। आपको पता है कि आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत है। हो सकता है आपके बुज़ुर्ग माता-पिता को आपकी ज़रूरत है। तो आप अपने पर भरोसा रखो, पूरा भरोसा अपने पर रखो और बिल्कुल बिना रुके आप काम ढूँढने की पूरी कोशिश करो। आपको पता है आशा परिवार पहले दिन से आपके साथ था, मैं थी और मेरी पूरा परिवार था और अभी भी आपके साथ हमेशा रहेगा। आपको प्यार देने के लिए, आपको सांत्वना देने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपकी जितनी भी ज़रूरतें हैं, जिसमें मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ, मैं किसी भी हालत में कोई भी कसर नहीं छोड़ूँगी। आपको पता है सारी दवाइयाँ आपके लिए मुफ़्त हैं, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को अस्थमा है, किसी को दमे की बीमारी है, कितनी बीमारियाँ हैं, आप लोग अपने आशा सेंटरों में आकर और फ्री में दवाई ले जाते हैं, सभी का इलाज फ्री में होता है। तो वो मेरी तरफ से आपको सपोर्ट करने की पूरी कोशिश है। और साथ में राशन के लिए भी जितने भी लोगों को बिल्कुल काम नहीं है या जो बहुत लाचार हैं, उनको मैं लगातार राशन देती रहूँगी जब तक उनकी स्थिति ज़्यादा अच्छे से ठीक नहीं हो जाती। अ, मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ कि जब हम आशा के ऊपर बात करते हैं ना, तो उसके लिए वो आशा जो है ना, वो अपने आप ही नहीं हमारे अंदर आ जाती। हमें आशा पैदा करनी पड़ती है। अपने आप आशा हमारे अंदर नहीं आ सकती। ऐसे नहीं है कि वो आशा बैठी हुई है और जब हम उसे बुलाएँगे वो आ जाएगी और हम ठीक हो जाएँगे। ऐसा नहीं होता है। हमें आशा अपने अंदर पैदा करनी है, जनरेट करनी है, उसे किसी तरह से हमें अपने अंदर से निकालना है। अब हम वो कैसे करेंगे? और सबसे पहली बात तो ये है कि आशाओं में और सपनों में बहुत फ़र्क होता है। जो आदमी सपना देखता है, हो सकता है वो ऐसी चीज़ हो जो कभी उसे मिल ही नहीं सकती। लेकिन आशा तो हम उन्हीं चीज़ों की करते हैं जिनका हमें अंदाज़ है कि वो हमें मिल सकती हैं। उन्हीं चीज़ों के लिए हम आशा करते हैं। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहती हूँ, जिससे कि आपके अंदर जो आशा है वो पैदा हो। पैदा जब आशा होगी तो आपके अंदर हिम्मत आएगी, आपके अंदर ताकत आएगी और ये मुश्किल समय को आप ज़्यादा आसानी से झेल सकेंगे। सबसे पहली बात है कि मैं आपसे कहूँगी कि आप बिल्कुल भी हिम्मत मत हारो और ये मत सोचो कि अब नहीं हो रहा तो आप हाथ पे हाथ करके बैठे। पहले भी आपको याद है आपने कई साल लगाए हैं, कोई भी चीज़ को हासिल करने के लिए कई बार कई महीने भी लगे, कई साल भी लगे। फिर भी आपने अपनी मेहनत को जारी रखा। तो इसीलिए लगातार मेहनत करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल एक्टिव होकर आप निकलो, काम ढूँढने के लिए आप बाहर जाओ, आप अपने पूरा दम लगाकर और भरोसे के साथ जाओ कि आपको कुछ ना कुछ कहीं न कहीं ज़रूर मिलेगा। मैं आपको उदाहरण देती हूँ। अभी आपने सुना होगा कि अ, अभिषेक जो है वो पीलागढ़ी में रहता है और वो मेरा ही स्टूडेंट है और उसको मैंने बहुत आगे बढ़ाया और फिर उसको मैंने ऑस्ट्रेलिया भेजा। इतना महान देश, जो सारी दुनिया में जिसकी इतनी इज़्ज़त है, वहाँ जाकर उसने अपना मास्टर्स किया 2 साल के लिए, 1.5 साल और फिर जब वो वापस आया, तो आम तौर पर तो जो लोग जिनके पास में इतनी बढ़िया डिग्री होती है, उनको तो नौकरी मिलने में कोई समय नहीं लगता। लेकिन अभिषेक के साथ क्या हुआ? वो 4 महीने तक नौकरी ढूँढ रहा था। कुछ ऐसे दिन भी आए जब उसे लगा कि शायद मैं नौकरी मुझे नहीं मिलेगी और वो एक अंदर निराश बहुत ज़्यादा हो गया था। और वो क्यों? क्योंकि कोविड का टाइम है, नौकरियाँ कम हैं और मिलना मुश्किल है। फिर भी मैंने उसको कहा कि बेटा तुम बिल्कुल निराश मत होना, अपनी आशा बिल्कुल ज़िंदा रखना और मेरे से मिलते रहना ताकि मैं तुम्हें हमेशा एनकरेज करती रहूँ, प्रोत्साहित करती रहूँ और एक ना एक दिन तुम्हें एक नौकरी मिलेगी और अच्छी नौकरी मिलेगी और अच्छी तनख्वाह मिलेगी जो तुम डिज़र्व करते हो। तुम उसके हकदार हो क्योंकि तुमने बहुत मेहनत करी है, ऑस्ट्रेलिया गए हो, वहाँ 1.5 साल पढ़ा है, बड़ी मुश्किल होती है वहाँ की पढ़ाई। और देखो 4 पूरे महीने उसे लगे लेकिन आखिरकार उसे नौकरी मिल ही गई और वो ये एक फ़ॉरेन कंपनी। तो आपको मैं यही बताना चाहती हूँ कि बराबर अगर हम लोग
किसी चीज को करते हैं और लगातार करते हैं और बिल्कुल हम आशा नहीं खोते हैं और करते जाते हैं, तो वो काम हमारा एक ना एक दिन हो जाता है। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप कभी भी इन चीज़ों को अकेले करने की कोशिश मत करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा बोझ है। इसको अकेले सँभालना और उठाना बहुत मुश्किल काम। तो आप हमेशा ऐसे लोगों के बीच में रहो, जो आपको प्रोत्साहित करें। आशा परिवार के लोग जो हैं वो हमेशा आपको एनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। जब आपका मन उदास हो जाए या आप निराश हो जाएँ या आपके सामने अंधकार हो, आप आकर आशा सेंटर में कुछ समय बिताओ। अपने दिल की बात वहाँ के लोगों को बताओ, ताकि वो आपका प्रोत्साहन कर सकें। आपको ऐसी बातें बताएँ जिससे आपको ताकत मिलेगी। तो मैं ये कहूँगी कि ऐसे ही लोगों के पास जाओ और अकेले इन सब समस्याओं के साथ जूझने की कोशिश मत करो। ऐसे बहुत लोग हैं आशा में जो तुम्हारा साथ देंगे। हमारी महिला मंडल की औरतें हैं, हमारे कॉलेज के बच्चे, हमारे आशा की पूरी टीम है, मैं खुद हूँ। इसलिए तो मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। तो इसीलिए आप अकेले मत इन सब समस्याओं से जूझो। हमेशा याद रखो कि आशा की फैमिली आपके साथ पहले दिन से थी और अभी भी हमेशा रहेगी। और दूसरे भी बहुत लोग हैं जिनकी आप सहायता ले सकते हैं। हो सकता है आपके कोई दोस्त हों, हो सकता है रिश्तेदार हों, जो बहुत ही सकारात्मक सोच वाले लोग हों, जिनसे मिलकर आपको अच्छा लगता है और आप में आस जागती है। मैं ये कहूँगी कि जो लोग जिनकी सोच नकारात्मक है और जो हमेशा ये सोचते हैं कि ये काम नहीं हो सकता, ऐसे लोगों के पास बिल्कुल मत जाओ। क्योंकि उससे आपकी जितनी ऊर्जा है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो मैं तो ये कहूँगी कि जो लोग नेगेटिव होते हैं, उनके पास मत जाओ, बिल्कुल भी उनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं है उनको अपनी चारों तरफ घेरने का। और दूसरी बात कि टीवी है, सारा दिन हम टीवी देखते हैं, फ़ोन पे खबरें देखते हैं, वो तो नेचुरली सारी नेगेटिव ही होंगी। कोई अच्छी खबर तो कभी टीवी पे आती नहीं है या कोई अच्छी खबर तो कभी आपके फ़ोन पे कोई न्यूज़ चैनल होगा उस पे तो नहीं आएगी, वो तो बुरी ही खबरें होती हैं हमेशा। तो जितना आप उन्हें देखेंगे उतना आप और निराश होंगे, जितना आप उन सब बातों को सुनेंगे उतना आप और निराश होंगे। तो ये सब चीज़ें आप मत करो, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने मुकाम तक कभी नहीं पहुँच पाओगे। चारों तरफ जो आपकी ज़िंदगी में रोशनी लाते हैं, जो आपकी ज़िंदगी में आपको सपोर्ट करते हैं अपने शब्दों से, अपने कामों से, उनके बीच में हम हमेशा रहो। तब आपके हालात आप देख लेना, आपके हालात ज़रूर बदलेंगे। एक तरकीब और आपको बताती हूँ, आप उन चीज़ों के बारे में सोचो, जो आपके साथ अच्छी हुई हैं और धन्यवाद दो उन चीज़ों के लिए। आप मुझे कहोगे, "अरे! डॉक्टर साहब धन्यवाद देने की क्या बात है? हम लोग तो इतनी मुसीबत में फँसे हुए हैं, घर में तो पैसा है नहीं, हम किस चीज़ का धन्यवाद दें?" मैं आपकी बात को समझ सकती हूँ कि धन्यवाद देने का इस समय थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि इतने सब चारों तरफ से हम मुसीबतों से घिरे हुए हैं। लेकिन हम अगर धन्यवाद देते हैं, जिन चीज़ों के लिए जो जो हमारे पास हैं, जैसे कि हमारी अपनी जान है, कई लोग मर गए, आप तो ज़िंदा हैं ना, आपके पास एक छत है जिसके नीचे आप सो रहे हैं, आपके पास खाने के लिए कहीं न कहीं से खाना आ ही रहा है और पहले इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हुए हैं जिसके लिए आप धन्यवाद दे सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण एक रोशनी आपके अंदर आएगी, एक ऊर्जा आएगी और उससे आपको एक बहुत ही बढ़िया किस्म की ताकत मिलेगी कि आप जो इस समय जो आपके सामने हालात हैं, उनको बदलने की ताकत। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि ये नहीं कि सिर्फ धन्यवाद इसलिए करना है क्योंकि एक अच्छी चीज़ है, नहीं। हम जब धन्यवाद करते हैं और जो हमारे लिए जो कुछ भी हमारे पास है या था या जो जो हमारे साथ भी अच्छी बातें हुई, उनको जब हम याद करते हैं तो हमारे अंदर एक लाइट चमकती है, हमारे अंदर एक ताकत आती है और उस ताकत से हम अपने मुश्किल हालातों को हम अपनी तरफ ला सकते हैं, बदल सकते हैं। इसीलिए मैं आपको ये तरकीब बता रही हूँ। एक और तरकीब है
जिससे कि आपके अंदर बहुत एनर्जी आएगी और जो कुछ आप चाह रहे हो, जो आशाएं आप अपने आपने अपने सामने रखी हैं वो पूरी होने के लिए, वो है कि आप दूसरों की थोड़ी सी मदद करो। अब आप कहोगे मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं दूसरों की मदद कहाँ से करूं? मैं तो कह रही हूँ अगर आप थोड़ी सी भी मदद करो, थोड़ा कुछ भी आपके घर में है, आप किसी और को उसके साथ बांट लो, या और किसी तरीके से उसकी सहायता करो। जो आपके पड़ोसी हैं, हो सकता है आपके घर में कोई हो, या हो सकता है कोई बुढ़िया हो आपके घर के पास, या आपकी किसी गली में। तो मदद करने के तो कई तरीके हैं, पर थोड़ा भी अगर आप किसी की मदद करते हैं ना, तो आपका जो माइंड है, आपका जो दिमाग है, वो बहुत ज्यादा खुल जाता है। और इस तरह की एनर्जी आपके अंदर आएगी कि जो आप सोच भी नहीं सकते वो चीजें आपके लिए सच बन जाएंगी। तो इसीलिए आप ये मत सोचो कि अरे हम धन्यवाद तो तब करेंगे जब हमारे पास कुछ अच्छा होगा, या हम दूसरों के लिए दूसरों की मदद तो तब करेंगे जब हमारे पास कुछ और आएगा। आप पहले वो करो, दूसरी चीजें आपके पास में आप मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ कि वो आएंगी, और जरूर आएंगी। ये तरकीब है, आपको बता रही। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि आप प्रभु पे तो भरोसा सभी लोग करते हो ना। जो नास्तिक इंसान होता है ना, वो भी प्रकृति की पूजा करता है। तो इसीलिए भरोसा बहुत बड़ी चीज है। आप प्रभु पे विश्वास रखोगे, उससे क्या होता है ना, हमें एक ताकत मिलती है आगे बढ़ने की। आगे बढ़ने की ताकत मिलती है, नहीं तो हम बिल्कुल वहीं पे अटक जाते हैं। हम वहां से आगे जा ही नहीं सकते, हम अपने हालातों में ही अटक जाते हैं। जब अगर हमारा प्रभु पे भरोसा है, तो हम कुछ रिस्क भी ले सकते हैं, कुछ ऐसी भी चीजें हम कर सकते हैं जिससे बहादुरी की जरूरत होती है जिनमें। तो आप रोज प्रभु को याद करो, दुआएं करो, है ना। और उनसे उनसे अपनी जो इच्छाएं हैं, जो कि आप जानते हो कि वो पूरी हो सकती हैं, सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में मैं बात कर रही हूँ, वो आप उनसे मांगो। तो जरूर आपको उन प्रार्थनाओं का एक ना एक दिन जवाब भी मिलेगा। आपको बिल्कुल आस छोड़नी नहीं है। मगर अब मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले बस यही कहना चाहती हूँ, आप हमेशा मेरे दिल में रहते हो, हमेशा मेरे मन में रहते हो, और मैं आपको कभी नहीं भूल सकती। मैं तो कहती हूँ आपको खुशी मिलनी चाहिए, एक अच्छी जिंदगी के आप हकदार हो। इसीलिए आप कभी आशा मत खोना किसी भी हालत में। आप जैसे ही आपकी आशा रहेगी, तो आप आगे जरूर बढ़ते चले जाओगे, और जैसे जैसे समय बीतेगा चीजें अच्छी होंगी जरूर। और सिर्फ दिल्ली वाली आशा आपके साथ नहीं है, हमारी तो बहुत बड़ी फैमिली है आशा की, जो कि दुनिया में कई देशों में फैली हुई है। वो सभी लोग आपको प्यार करते हैं, वो सभी लोग आपके लिए दुआएं करते हैं, वो सभी लोग आपका साथ अभी तक उन्होंने दिया है। इसीलिए मैं आपको राशन भी दे पाई हूँ, मैंने आपको फ्री में इलाज भी आपका कराया है। सारी इतने सारी चीजें जो हो रही हैं आशा के थ्रू, जो लड्डू और सत्तू के प्रोग्राम चलते हैं, जो इंटरनेट के सेंटर हैं, ये सब चीजें जितनी भी चलती हैं, हम हमारी जो आशा फैमिली है वो सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरी दुनिया में वो सभी लोग आपको प्यार करते हैं। तो ये जो प्यार आपके पास है, ये जो सपोर्ट आपके पास है, दिल से आपको, जो मैं भी चाहती हूँ और भी बहुत सारे लोग चाहते हैं, उससे आपको ताकत मिलनी चाहिए। किसी भी कीमत पे आप अकेले नहीं हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये महामारी बहुत जल्दी खत्म होगी, लेकिन उतने समय तक आप मास्क जरूर पहनिए, और अपनी सैनिटाइजेशन को रखिए, और ध्यान रखिए कि बहुत बड़ी बड़ी जहाँ भीड़ होती है वहां आप ना जाएं। और जो कोई भी आपके पास प्रॉब्लम हो रही हो, प्लीज आप आशा सेंटर में जाकर, जो आशा के टीम के लोग हैं या आशा के वॉरियर हैं, उनसे जरूर मिलकर अपने दिल की बात बताओ। जहां तक हो सके मेरी टीम आपकी जरूर हर हालत में मदद करेगी। तो और नौकरी के लिए जैसे मैंने कहा, आप ढूंढो, आप घर मत बैठो। और अगर किसी ने थोड़े कम पैसे दे दिए तो ये समय समय की बात है, आप ले लो। जब समय अच्छा हो जाएगा और नौकरियां बहुत सारी हो जाएंगी, तब आपको आपका समय फिर ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए आपके अंदर अंदर से हिम्मत होगी जब आप ये सारे काम करोगे, और फिर आपके साथ जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो कुछ भी मैंने आपके सामने विचार रखे हैं, आपको बातें बताई हैं, वो आपको अच्छी लगी और मैं आपसे फिर से कुछ दिनों में बात करूंगी। तब तक के लिए मेरा नमस्ते।